गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टाइम हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे और आज उसके कुछ प्रूफ देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। सपोज करो मैं सोर्स हूं और आप कहीं दूर पे ऑब्जर्वर हो। मान लो मैंने पहली वेव पल्स 4 पीएम पे भेजी और दूसरी वेव पल्स मान लो मैं 4:10 पीएम पे भेज रहा हूं। तो इसका मतलब मेरा जो टाइम पीरियड है वो 10 मिनट्स हो गया, या फ्रीक्वेंसी कह लो 1/10 मिनट इनवर्स हो गया। लेकिन आपको मान लो मेरी पहली पल्स 5 पीएम पे मिलती है और आपको मेरी दूसरी पल्स 5:20 पे मिलती है। तो इसका मतलब आपको जो टी डैश सुनाई देगा वो 20 मिनट्स होगा, और आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो 1/20 मिनट इनवर्स होगी। बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मैं सोर्स हूं और आप कहीं दूर पे ऑब्जर्वर हो। मैंने पहली वेव पल्स 4 पीएम पे भेजी और दूसरी वेव पल्स 4:10 पीएम पे भेजी। इसका मतलब मेरा जो टाइम पीरियड रहा वो 10 मिनट्स रहा। तो फ्रीक्वेंसी क्या रही? 1/10 मिनट इनवर्स। अब आपको मेरी जो पहली पल्स मिली वो मान लो 5 पीएम पे मिली और दूसरी पल्स मान लो 5:20 पीएम पे मिली। तो इसका मतलब आपके लिए जो टी डैश बना वो 20 मिनट्स बना। इसका मतलब जो एफ डैश बना वो 1/20 मिनट इनवर्स ये बना। तो बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट है। इसी को हम प्रूव करके देखते हैं। देखो कि सपोज करो मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और यहां से सोर्स वीएस से इधर आ रहा है। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है ना, एफ डैश इक्वल टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये फॉर्मूला बनता है। इसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो इसने पल्स 1 यहां पे भेजी, जब इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी थी मान लो। तो जो पहली पल्स आएगी ये स्पीड ऑफ साउंड से आगे जाएगी। इसका मतलब ऑब्जर्वर को जो पहली पल्स रिसीव होगी T1 वो D अपॉन V इतने टाइम के बाद रिसीव होगी। अब दूसरा क्या है, देखो। इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी मान लो F थी और पल्स एमिट करने का जो टाइम पीरियड था वो T था मान लो। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट पल्स होगी वो T टाइम के बाद एमिट होगी। लेकिन इतने टाइम पे थोड़ा आगे जा चुका होगा, मान लो अब सोर्स यहां पे पहुंच चुका है। तो पल्स 2 यहां पे एमिट हुई। पल्स 2 यहां पे एमिट हुई और ये भी V की स्पीड से आगे गई। और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? ये ट्रेवल कर चुका होगा VS/T। इतना ट्रेवल कर चुका होगा। और जो पहली पल्स थी ये तो T=0 पे एमिट हुई थी। और जो दूसरी पल्स है ये T=T पे एमिट हुई है। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर को जो सेकंड पल्स रिसीव हुई वो कितनी हुई, देखो। तो पहली बात तो ये T टाइम के बाद एमिट हुई थी, तो इसमें T तो ऐड करोगे ही करोगे। प्लस अब ये डिस्टेंस कितनी रह गई? ये वाली डिस्टेंस रह गई D माइनस VS/T। तो इसका मतलब D माइनस VS/T अपॉन V।
ये सेकंड पल्स रिसीव हुई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके लिए टी डैश कहलाएगा ना। तो टी डैश की वैल्यू कितनी हो गई देखो, टी डैश की वैल्यू हो गई T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 करोगे तो देखो डी बाई वी तो कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से T कॉमन आ गया और 1 माइनस वी एस अपॉन वी के इक्वल आ गया। या कह सकते हो T को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, T को लिख सकता हूँ 1/F लिख सकता हूँ, ये हो गया। और V माइनस वी एस अपॉन वी आ गया। और टी डैश को मैं क्या लिख सकता था, टी डैश को मैं लिख सकता था 1/F डैश लिख सकता था, ये आ गया। तो यहां से तुम देखोगे तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश की वैल्यू आ गई एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये हो गया, बस हो गया। एक सिंपल केस मैंने प्रूव कर दिया है। इसी टाइप से तुम बाकी केसेस प्रूव कर सकते हो। फाइनली एक बार दोबारा सुना रहा हूँ, सुन लो। मैंने पहली पल्स 4 बजे एमिट की और दूसरी पल्स 4 बज के 10 मिनट पे एमिट की, तो इसका मतलब मैं सोर्स हूं, तो मेरा जो टाइम पीरियड रहा वो 10 मिनट्स रहा। तो मेरी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही वो 1/10 मिनट इनवर्स रही। आपको मेरी पहली पल्स 5 बजे सुनाई दी और दूसरी पल्स मान लो 5 बज के 20 मिनट पे सुनी, तो इसका मतलब आपको जो टी डैश फील हुआ वो 20 मिनट हुआ। तो एफ डैश कितना आ गया, 1/20 मिनट इनवर्स हो गया, बस हो गया। तो वही वाला कंसेप्ट हमने इसमें लगाया है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो उससे डॉपलर थोड़ा और समझ में आएगा तुम्हें। ये ना एक बेल्ट है, ये बेल्ट है और ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पे एक बच्चा है, ये इसमें ना कॉइन्स रख रहा है बेटा। और पर सेकंड एक कॉइन रख रहा है, 1 कॉइन पर सेकंड। और यहाँ पे दूसरा बच्चा है और ये कॉइन्स को रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि यहाँ पे ये सोर्स बन गया। ये बेल्ट की वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ। 5 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ, ठीक है। और ये रिसीव कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर हो गया। और जो कॉइन्स हैं ये एक तरीके से वेव पल्स हो गई। या साउंड वेव, कुछ भी कह लो। अब सुनो क्या है। यहाँ पे जो बेल्ट है ये एक तरीके से मीडियम हो गया, जिसमें कॉइन्स या वेव पल्स या साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। और ये 1 कॉइन पर सेकेंड रख रहा है, तो तुम्हें लग ही रहा होगा इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1 सेकेंड रहा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ गई
वो 1/t, इसका मतलब 1 हर्ट्ज हो गई। अब हमें देखना है कि ऑब्जर्वर को जो रिसीव करेगा उसका इंटरवल कितना है, टी डैश कितना है, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये कर। आई थिंक थोड़ा सा सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी। एक बच्चा कॉइन रख रहा है और कॉइन्स बेल्ट में जा रही हैं और दूसरे एंड पे बच्चा कॉइन रिसीव कर रहा है, जिसको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं, ये है। अब देखो, इस साइड अगर देखोगे तो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइन्स कहूं, ये 5 मीटर होगी ना। और इसको अगर तुम डॉपलर से कंपेयर करोगे तो ये एक तरीके से वहां पे जो लैम्डा होता था वो उसके इक्विवेलेंट है। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइन्स 5 मीटर क्यों हुई, क्योंकि मैंने पहला कॉइन 0 टाइम पे रखा, मान लो। देखो ना, t = 0 पे मैंने फर्स्ट कॉइन रखा। लेकिन ये कॉइन तो बेल्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है ना। नहीं, ये कॉइन 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। अब मैं जो दूसरा कॉइन रखूंगा वो t = t पे या 1 सेकेंड पे रखूंगा। यहां पे रखूंगा सेकेंड कॉइन। और पहला कॉइन 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा था, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, बताओ। ये जो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, ये 5 मीटर हो गई होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पहला कॉइन मैंने 0 टाइम पे रखा, दूसरा कॉइन में कैपिटल टी टाइम के बाद रखूंगा, ठीक है, और वो 1 सेकेंड था। तो इस 1 सेकेंड में जो पहला कॉइन है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर आगे जा चुका होगा। तो दो कॉइन्स के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर हो गई, और उसको वहां से मैं कंपेयर करूंगा तो लेमडा के इक्वल हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ केस 1 पे। अभी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में है, ठीक है, बोथ एट रेस्ट। केवल बेल्ट मूव कर रही है। बेल्ट जिसको हम मीडियम कहते थे, तुम्हें याद होगा, इज मूविंग। अब जरा देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो किस रेट से रिसीव करेगा। तो ये देखो, दो कॉइन्स ऐसे आ रहे हैं ना, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है बेटा, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। और ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर को आ रहा है। और मैंने ये वाला कॉइन, मान लो, सपोज करो, t = 0 पे उठा लिया। ये t = 0 लगे है बेटा, टी डैश कर देता हूँ, चलो। मान लो ये t' = 0 पे मैंने उठाया, तो जो दूसरा कॉइन है वो 5 मीटर पीछे है, और 5 मीटर पर सेकेंड से मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब जो दूसरा कॉइन में रिसीव करूंगा, टी डैश, वो 1 सेकेंड पे करूंगा ना। मतलब ये तो मैंने फर्स्ट कॉइन लिख दिया, और ये मैंने सेकेंड कॉइन उठाया। तो इसका मतलब यहां पे अगर देखोगे तो टी डैश कितना रहा, बताओ जो है, टी डैश 1 सेकेंड ही रहा। तो एफ डैश भी 1 हर्ट्ज ही रहा। और हमारा जो एफ था वो भी 1 हर्ट्ज ही था ना। और ये जो एफ डैश है वो एफ के इक्वल ही है। और ये रिजल्ट तुम्हें याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
कि जब केवल मीडियम मूव करता है तो फिर एफ डैश एफ के इक्वल होता है, बस हो गया। समझ गए ना? इसका रिजल्ट क्या था? तुम्हें याद होगा, रिजल्ट ये था कि इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मान लो रेस्ट पे हैं और केवल मीडियम मूव कर रहा है, तो फिर एफ डैश की वैल्यू एफ के इक्वल होती है। ये मैंने बताया था। अब चलते हैं केस 2। अब के मान लो सोर्स, लेट सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विथ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड से, और जो मैं कॉइन रख रहा हूं वो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहे हैं। अब मैंने पहला कॉइन 0 सेकेंड पे रखा और वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे चला गया। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड से, और अगला कॉइन मैं 1 सेकेंड के बाद रखूंगा। तो जो पहला कॉइन है वो तो 5 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा, और मैं तुम्हारी तरफ 2 मीटर ट्रेवल कर चुका हूँ। इसका मतलब अब जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइन्स होगी वो 3 मीटर्स होगी। समझ गए ना? इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइन्स होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइन्स, वो 3 मीटर होगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मैंने पहला कॉइन 0 सेकेंड पे रखा और वो कॉइन 5 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारी तरफ आ गया, और मैं तुम्हारी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा हूं। अगला कॉइन मैं 1 सेकेंड के बाद रखूंगा, तो इस 1 सेकेंड में पहला कॉइन तो 5 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा, और मैं तुम्हारी तरफ 2 मीटर ट्रेवल कर चुका हूँ। तो इसका मतलब दो कॉइन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हो गई है। अब आप देखो, इसको मैं लेमडा डैश कह सकता हूं, और जबकि पहले लेमडा कितना था, 5 मीटर था। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि लेमडा डैश इज नॉट इक्वल टू लेमडा। अब रिसीवर एंड पे चलते हैं, ध्यान से देखना। दो कॉइन्स के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, लेकिन ये वाला कॉइन 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब मान लो मैंने ये वाला पहला कॉइन, फर्स्ट कॉइन, मान लो टी डैश इक्वल टू 0 पे उठाया, तो इसका मतलब में जो सेकंड कॉइन होगा वो टी डैश इक्वल टू 3/5 सेकेंड इस पे उठाऊंगा। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब एफ डैश कितना हो गया? एफ डैश हो गया 5/3 हर्ट्ज। और जबकि पहले एफ क्या था बताओ? पहले एफ था 1 हर्ट्ज, और तुम्हें दिख ही रहा होगा एफ डैश की वैल्यू एफ से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अच्छा, इस एफ डैश को मैं F1 कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी यूज करूंगा इसको F1। अब यहां से भी एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, देखो। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था ना कि जब सोर्स मूव करता है तो लैम्डा चेंज हो जाता है। ये मैंने बताया था, तुम्हें याद होगा। जब सोर्स मूव करता है तो लैम्डा चेंज हो जाता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो यहां से ये चीज प्रूव हो रही है। ठीक है? व्हेन सोर्स मूव्स
lambda changes, therefore frequency changes। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं केस 3। इसमें एक काम करते हैं कि सोर्स को रेस्ट पे रखते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स मूव कर रहा है। और वही मैं 2 मीटर पर सेकंड से कर देता हूं। अब आप ये देखो कि सोर्स रेस्ट पे है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइन्स 5 मीटर ही रहेगी। समझ गए ना, दो कॉइन्स के बीच में 5 मीटर डिस्टेंस ही रहेगी। सो लेमडा डैश और लेमडा इक्वल रहेगा, ये कह लो। लेकिन अब क्या है देखो, ये ऑब्जर्वर है, हाँ, ध्यान रखना, ये इधर को आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये जो दूसरा कॉइन है ये इधर को आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। और मान लो मैं पहला कॉइन, फर्स्ट कॉइन टी डैश इक्वल टू 0 पे उठाता हूं मान लो। अब मैं सेकंड कॉइन किस टाइम पे उठाऊंगा बताओ? 5 मीटर की डिस्टेंस है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमारी 7 हो चुकी है। अब देखो ना, 5 और 2 7 हो चुकी है। तो इसका मतलब अगला सेकंड जो कॉइन होगा मैं टी डैश इक्वल टू कितने पे उठाऊंगा? 5/7 सेकंड, इस पे उठाऊंगा। इसका मतलब जो कैपिटल टी डैश होगा वो हमारा 5/7 सेकंड होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 7/5 हट जा गई, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1 हर्ट्ज थी। तो अब भी तुम्हें दिख रहा होगा कि एफ डैश एफ से ज्यादा हो गई है, क्यों? और यहां से हम क्या रिजल्ट प्रूव करते हैं, सुनो। यहां से हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं कि जब सोर्स मूव कर रहा हो, तो तुम्हें याद है मैंने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन किस किस बताओ? ऑब्जर्वर एंड साउंड, ये चेंज हो जाती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। मतलब, सॉरी, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हूं जब, ये ध्यान रखना, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी किस किस के बीच में चेंज हो जाती है? ऑब्जर्वर और साउंड के बीच में, ठीक। तो अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो देन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड साउंड चेंजेस, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी चेंजेस। अच्छा, मान लो ये चेंज फ्रीक्वेंसी को मैं F2 कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो, F1 हमारा 5/3 हर्ट्ज था। अब देखो ना, F1 था 5/3 हर्ट्ज, और इसमें क्या हो रहा था? सोर्स मूव कर रहा था, याद करो, 2 मीटर पर सेकंड से। और F2 हमारा जो निकल के आ रहा है वो 7/5 हर्ट्ज निकल के आ रहा है। और इसमें तुम्हें देखो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था इधर को 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि F1 और F2 इक्वल नहीं है, बेटा ध्यान रखना। F1 इज नॉट इक्वल टू F2, ये कह रहे। मतलब जैसे वही होगा कि मैं मान लो जो है फॉर एग्जांपल सोर्स हूँ, तुम ऑब्जर्वर हो, मैं तुम्हारी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा हूँ, तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी।
या तुम मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आओगे तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन बढ़ने के बाद दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, दो केस अलग अलग हैं, ध्यान रखना जो है। समझ गए ना, मैं तुम्हारी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा हूं तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और तुम मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आओगे तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन बढ़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सेम नहीं होंगी। रीजन थोड़ा सा ये भी देख सकते हो कि जैसे F1 वाला केस था ना, देखो F1 में क्या था बेटा जो है, F1 में ये था ना, सोर्स नजदीक आ रहा था, इसका मतलब F1 कुछ ऐसे बनता है अगर देखोगे तो, एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस बनता। और F2 में ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, नहीं ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, तो इसका मतलब F2 जो बनता वो कुछ इस टाइप से बनता, एफ वी प्लस वी ओ अपॉन वी बनता। और मेरे ख्याल से मैथमेटिकली तुम देख लोगे कि F1 F2 के इक्वल नहीं होगा, इवन इफ वी सोर्स और वी ऑब्जर्वर इक्वल भी हो, ये कह सकते हैं। और एक कैच पॉइंट और है यहाँ पे, वो क्या है देखो, कि हम जो फॉर्मूला लिखते थे ना, एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस, कुछ ऐसे फॉर्मूला लिखते थे, क्यों? तो इसमें ये वाली जो वेलोसिटी आती थी ना, वो नेट वेलोसिटी आती थी, क्यों? तो यहां पे जो नेट वेलोसिटी है वो केवल 5 मीटर पर सेकंड है, ध्यान रखना। वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। रीजन क्या था ना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, ये जो वी होती थी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड होती थी, साउंड कह लो या पल्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी ये कॉइन की होगी, हेयर वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ कॉइन, क्यों? लेकिन यहां पे कॉइन अपने आप मूव नहीं कर रही है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉइन अपने आप मूव नहीं कर रही है। तो कॉइन की वेलोसिटी कितनी है बताओ, जो है कॉइन की वेलोसिटी 0 है, ये कह लो। यहाँ पे सिर्फ वीएम की वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बेल्ट की वेलोसिटी है, और वो तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो मेरे ख्याल से इन दो एग्जांपल्स के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डॉपलर इफेक्ट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, कि अगर सोर्स मूव कर रहा होता है तो वेवलेंथ चेंज होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और एक चीज मैंने बताई कि मैं आपकी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा हूं तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आप मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आओगे तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक। लेकिन इंक्रीज होने के बाद दोनों फिर सेम नहीं रहेंगे, ये ठीक है। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट तो नहीं है, लेकिन मैं 3 फॉर्मूले दे देता हूँ, कभी हो सकता है काम आ जाए। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। सबसे पहला, अप्रोचिंग में तुम क्या लगा देना, कोई चीज अगर अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ डैश की वैल्यू एफ से बड़ी होगी, तो जो एफ डैश होगा वो होगा एफ रूट 1 + v/c अपॉन 1 - v/c कर देना। अच्छा, यहाँ पे v फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये vo या vs कुछ भी होगा बेटा।
दूसरा रिसीडिंग में एक तरीके से v एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है। रिसीडिंग में एफ डैश का जो फॉर्मूला होगा वो एफ रूट 1 - v/c अपॉन 1 + v/c कर देना। थर्ड, अगर तुम्हें लैम्डा डैश निकालना है, ठीक है, लैम्डा डैश निकालना है तो फिर तुम c अपॉन एफ डैश कर देना। और एक फोर्थ, चेंज इन लैम्डा अगर निकालना है, ठीक है, चेंज इन लैम्डा का मैग्नीट्यूड कह लो कितना होगा, तो फिर तुम इसको v अपॉन सी इंटू लैम्डा, ये ध्यान रखना। और इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लो अप्रोच कर रहा है कोई स्टार, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये टुवर्ड्स वॉयलेट शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? बताओ, मान लो कोई स्टार तुम्हें जो है अगर अप्रोच कर रहा है तो वो वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होगी, वेवलेंथ वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होगी। और अगर मान लो रिसीड कर रही है फिर ये टुवर्ड्स रेड शिफ्ट होगा। बाय द वे, कहीं पे अगर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में आए तो इतने फॉर्मूले से तुम्हारा काम चल जाएगा। एफ डैश इक्वल टू एफ अंडर रूट 1 + v/c अपॉन 1 - v/c, और लेमडा डैश इक्वल टू c/f डैश, और डेल्टा लेमडा इक्वल टू v अपॉन c इंटू लेमडा। और अगर कोई स्टार तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो वायलेट की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर रिसीड कर रहा है तो रेड की तरफ शिफ्ट होगा। अब दो छोटे छोटे से पॉइंट चले गए, उसके बाद तुम्हारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो सुनो क्या है। एसएचएम में क्या होता है ना, अगर तुम्हें याद हो, मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। क्यों? लेकिन एसएचएम में एक चीज और भी होती है कि एक सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना, सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट्स। क्यों? अच्छा, वेव में क्या होता है, कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं ना। इसमें थोड़ा सा कैच पॉइंट है, वो देखो क्या है। जैसे मान लो अगर मैं y और x ग्राफ ड्रॉ करूं, और इसमें t तुम्हें याद होगा फिक्स होता था। क्यों? अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे अगर देखोगे ये अभी मीन पोजीशन में है। तो इस जगह पे इतना तो कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन इस जगह पे ना एक छोटे से पोर्शन को नहीं देखा जाता, एक बड़े पोर्शन को देखा जाता है। जैसे ये इतने पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होती है कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है एक्चुअली। ये थोड़ा सा एक कैच पॉइंट है कि एसएचएम में एक सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता है और मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। लेकिन वेव में कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, ठीक। तो जो सेक्शन, समझ गए ना, जो सेक्शन मीन पोजीशन के नजदीक है उस सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है ही है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। और उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन ये है कि चलो ये पार्टिकल तो यहाँ पर है, लेकिन ये पार्टिकल तो ऊपर गया हुआ है ना। अगर देखो कि ये पार्टिकल ऊपर गया हुआ है, ये पार्टिकल नीचे आया हुआ है,
तो तुम्हें इतने पोर्शन में अगर देखोगे ना, तो इतने पोर्शन में स्ट्रिंग में जो स्ट्रेच है वो तुम्हें मैक्सिमम फील हो रहा होगा। और बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्ट्रेच रिलेटेड ही तो होती है, नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी इज स्ट्रेच रिलेटेड। ये है, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इतने पोर्शन में यहाँ पे मतलब जो मीन पोजीशन के नजदीक है उसमें कुछ पार्टिकल्स ऊपर गए हैं, कुछ पार्टिकल नीचे आए हुए हैं, तो वहां पे स्ट्रिंग क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रेच है। ये कह लो। ठीक है। अब लास्ट रह जाता है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए वेव। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए वेव। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो ये है, ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है, ठीक है। यहां से एक वेव आ रही है, ये इंसिडेंट है। अब इसका कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया। क्यों? और रिफ्रैक्शन को कई बार हम लोग ना ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड मतलब दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया, ये कहते हैं। अब सुनो, सबसे पहली बात, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो ये तुम्हें याद होगा सोर्स डिपेंडेंट होती है। क्यों? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है। और अच्छा, एक काम करेंगे कि हम रिफ्लेक्शन को ना आर बोल देते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन को मैं टी बोल देता हूँ, बिकॉज बार बार ये वर्ड यूज होगा। तो आप ये देखो कि आर हो या टी हो, इसमें सोर्स थोड़ी चेंज हुआ है, नहीं है, सोर्स अनचेंज है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अनचेंज रहेगी, बस हो गया। भाई अल्टीमेटली मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मेरी ही आवाज कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है और कहीं दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है, तो सोर्स तो अनचेंज है ना। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों में क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अनचेंज है तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा एंड टाइम पीरियड ये भी फिर अनचेंज रहेगा, बस हो गया। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात, स्पीड। ये तुम्हें याद होगा मीडियम डिपेंडेंट होती थी। नहीं होता, स्पीड होती है मीडियम डिपेंडेंट। और तुम्हें लग रहा होगा कि रिफ्लेक्शन में वो उसी मीडियम में वापस हो गई है, जबकि ट्रांसमिशन में वो दूसरे मीडियम में चली गई है। ठीक, इसका मतलब रिफ्लेक्शन में तो अनचेंज रहेगी,
और ट्रांसमिशन में वो चेंज हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि स्पीड मीडियम डिपेंडेंट होती है और रिफ्लेक्शन में वेव उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो अनचेंज रहेगी, और ट्रांसमिशन में दूसरे मीडियम में चली जाती है तो चेंज हो जाएगी। लेकिन यहीं पे एक नोट करने वाली बात है, फ्रॉम वेव पॉइंट ऑफ व्यू, वेव पॉइंट ऑफ व्यू, हम डेंसर उस मीडियम को कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ वेव कम हो। ठीक, तो डेंसर हम उस मीडियम को बोलेंगे जिसमें स्पीड ऑफ वेव इज लेस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो जैसे बताता हूं मैं तुम्हें भी। अगर मैं लाइट को देखूं तो लाइट की स्पीड ना एयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, मतलब वी एयर ग्रेटर देन वी वाटर होती है। इसका मतलब वाटर यहां पे डेंसर हो गया और एयर यहां पे रेयरर हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं साउंड देखूं तो साउंड में उल्टा होता है, उसमें वाटर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर, तो वी वाटर ग्रेटर देन वी एयर। तो साउंड के लिए अगर तुम देखोगे तो एयर डेंसर बनता है और वाटर बनता है रेयरर। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, थर्ड। लैम्डा या के कह लो। देखो, लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ होता है। अब ये तो डिपेंड किया मीडियम में और ये डिपेंड किया सोर्स में। अब अगर मैं रिफ्लेक्शन में देखूं तो रिफ्लेक्शन में न तो मीडियम चेंज हो रहा है और न ही सोर्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन में लेमडा अनचेंज रहेगा। अब चलते हैं ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में मीडियम चेंज हो गया, क्यों? मीडियम चेंज हो गया, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। और एक चीज और, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गई थी, क्यों? तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी कम हो जाएगी इन डेंसर मीडियम। v डिक्रीजेस, देयरफॉर लैम्डा डिक्रीजेस। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा लैम्डा अगर डिक्रीज करेगा तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ ध्यान रखना। हेंस के विल इंक्रीज। क्योंकि के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है ना, नहीं है, ये कह लूंगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में एक फेज चेंज, बस इसका रिजल्ट याद कर लेना और कुछ नहीं करना। फेज चेंज, सबसे पहली बात ट्रांसमिशन में फेज चेंज जीरो होता है, बस हो गया। डेल्टा फाई जीरो होता है, ये याद रखना। अब चलते हैं रिफ्लेक्शन में। फेज चेंज पाई का होगा,
इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, बस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम और डेल्टा फाई इक्वल टू 0 होगा इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर मीडियम। ये रिजल्ट बस याद कर लेना। ये क्या, ये 12th में मेरे ख्याल से जब मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ाऊंगा तब वहां पे थोड़ा सा इसको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, फेज चेंज में बस ये ध्यान रखना है कि डेल्टा फाई ट्रांसमिशन में 0 होता है और रिफ्लेक्शन में अगर देखोगे तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो पाई का होगा, और अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो 0 का होगा। और लास्ट में चलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के भी लिए दो फॉर्मूले सीधे याद कर लेना। ए रिफ्लेक्टेड ये होता है V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू ए इंसिडेंट, और ए ट्रांसमिटेड इक्वल टू ट्वाइस V2 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू ए इंसिडेंट। ये भी तुम याद करना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें फिर तीन रिजल्ट्स निकल जाते हैं, देखो इसमें देखो हाँ, तीन रिजल्ट्स क्या क्या निकले। सबसे पहले तो अगर मान लो V1 इक्वल टू V2 हो तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा ए आर की वैल्यू 0 आ रही है और ए ट्रांसमिशन ये ए इंसिडेंट के इक्वल आ रहा है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो V1 और V2 इक्वल है मान लो, तो इसका मतलब सेम मीडियम हो गया ना, नहीं है, इसका मतलब सेम मीडियम हो गया। तो अगर सेम मीडियम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन क्यों होगा बताओ जो है, उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा। 100% क्या हो जाएगा बताओ जो है, 100% रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसमिशन भी कह रहे हैं ना। एक तो रिजल्ट ये आ गया। दूसरा देखो, अगर मान लो V2 लेस देन V1 हो, मान लो इस वाले को देखना, V2 लेस देन V1 हो तो ए आर की वैल्यू निगेटिव आ रही है। और V2 अगर V1 से कम है तो इसका मतलब टू जो आ रहा है ये डेंसर हो गया ना फिर। समझ में आ रहा है, टू डेंसर हो गया और ए आर निगेटिव आ रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो निगेटिव का साइन का मतलब होता है कि पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। मतलब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डेल्टा फाई इक्वल टू पाई इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि V2 अगर V1 से कम है तो ए आर निगेटिव आ रहा है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और एक रिजल्ट और आ रहा है कि अगर V2 V1 से ज्यादा हो, देखो V2 अगर V1 से ज्यादा हो, ये वाले में देखना, तो जरा देखना ए ट्रांसमिटेड वो ए आई से बड़ा आएगा, लेकिन V2 V1 से बड़ा है इसका मतलब टू मीडियम रेयरर है फिर। तो यहां से ये रिजल्ट निकला कि अगर
वेव रेयरर मीडियम में जा रही है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ा है, ध्यान रखना जो है, इसका मतलब इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। वैसे और भी कई चीजें बढ़ती हैं, स्पीड भी बढ़ती है, वेवलेंथ भी बढ़ती है, लेकिन मैंने बताया था के की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर वेव डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन के की वैल्यू वो कम हो जाएगी। ठीक, और एक छोटा सा पॉइंट इसमें और रह गया, एनर्जी रिलेटेड। एनर्जी से रिलेटेड मैंने तीन टर्म बताए थे ना, यू, पावर और इंटेंसिटी। तो इसमें सिंपल सी इक्वेशन ये लगती है कि ना, जैसे ये देखो, जैसे एक वेव बी आई, इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गई और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहां पे हाँ, किसी गिवन इंटरवल में अगर मान लो 100 जूल एनर्जी पड़ रही है और उसका 80 जूल ट्रांसमिट हो जा रही है, तो फिर 20 जूल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कहा मैंने। लेकिन अगर वही टाइम इंटरवल में 1 सेकेंड ले लें तो उसको पावर कहेंगे। तो फिर एक फॉर्मूला ये बनेगा कि पावर इंसिडेंट इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड प्लस पावर रिफ्लेक्टेड, ये फॉर्मूला और बनेगा, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री पे अगर मान ले किसी गिवन इंटरवल में 100 जूल एनर्जी पड़ रही है और उसका 80 जूल ट्रांसमिट हो गई, तो 20 जूल रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर वही इंटरवल 1 सेकेंड का हो जाए तो फिर इसको हम पावर भी कहते हैं ना। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, पावर इंसिडेंट इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड प्लस पावर रिफ्लेक्टेड। ठीक, अब मैं जितना भी हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, देख लो एक टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दूंगा डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन और यहाँ पे ट्रांसमिशन। सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड कहा था, तो ये सोर्स डिपेंडेंट होना है, तो रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं होता था, ट्रांसमिशन में भी कोई चेंज नहीं होता था। उसके बाद मैंने स्पीड कहा था, ये मीडियम डिपेंडेंट होता था। इसमें मीडियम चेंज नहीं होता है तो कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद में लैम्डा या फिर के में आया था, इसको मैंने सिंपली ये कहा था कि लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ होता है। ये डिपेंड किया मीडियम पे और ये डिपेंड किया सोर्स पे। अब रिफ्लेक्शन में ना तो मीडियम चेंज हो रहा है ना ही सोर्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं डेल्टा फाइव, इसमें रहने दो। रिफ्लेक्शन में डेल्टा फाइव पाई होता है अगर वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, और डेल्टा फाइव जीरो होता है अगर वो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो।
और ट्रांसमिशन में तो मैंने तुमसे बताया डेल्टा फाई 0 होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एम्पलीट्यूड। इसमें दो फॉर्मूले दिए थे मैंने, ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 AI, और A ट्रांसमिटेड 2V2 अपॉन V2 प्लस V1 AI। तो दोनों फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए हैं, तो इसको रहने दो, ठीक है। और अलग से क्या क्या चीज मैंने तुम्हें बताई थी, अलग से दो चीजें और बताई थी, देखो। एक तो ये बताया था कि पावर इंसिडेंट इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड प्लस पावर रिफ्लेक्टेड। और एक मैंने बताया था कि डेंसर मीडियम में क्या होगा, देखो। डेंसर मीडियम में अगर वेव जा रही है तो स्पीड कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, के की वैल्यू बढ़ेगी। और रेयर मीडियम में स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और के की वैल्यू कम होगी। इतना याद कर लेना, बस हो गया। तो ये हमारा वेव हो गया थ्योरी में पूरा कंप्लीट। और ये टेबल जरूर देख लेना। और अगले टर्म में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इसकी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।